स्टूडेंट, आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ बजट। कल मैंने आपको बताया था कि रियल में बजट क्या होता है, वो आपने उसमें देख लिया था, बजट और बजट की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हम रियल में स्ट्रक्चर ऑफ बजट में जो है हम टू टाइप्स के जो होते हैं वो कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं। सबसे पहले है बजट रिसिप्ट एंड सेकंड है बजट एक्सपेंडिचर। कि जब भी कोई गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है एक एस्टिमेटेड इनकम का और एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स का, तो बजट के जो होते हैं वो टू मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट्स में गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज है जहाँ से एटलीस्ट रेवेन्यू गवर्नमेंट जो है वो कलेक्ट कर सकती है। और बजट एक्सपेंडिचर जो होते हैं उसमें गवर्नमेंट ये देखती है कि रियल में गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर के सेक्टर्स हैं एटलीस्ट वो कहाँ कहाँ है और ड्यूरिंग द ईयर पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट को किस किस सेक्टर्स पे और कहाँ कहाँ किस किस स्टाइल में जो है वो एक्सपेंडिचर करने होंगे। तो एस्टिमेटेड इनकम और इसमें जो होता है वो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो होते हैं उन सबको ऐड किया जाता है। अब जो बजट हमारी तो बजट रिसिप्ट्स आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड सेकंड इज कैपिटल रिसिप्ट। और उसी स्टाइल से जो बजट एक्सपेंडिचर्स होते हैं this is also two types, first is revenue expenditure and second is capital expenditure. Then what is the meaning of revenue expenditures? की रियल में गवर्नमेंट जब रिसिप्ट क्रिएट जो है कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए जो है वो रिसिप्ट कलेक्ट करती है। तो रिसिप्ट कलेक्ट करने में टू टाइप्स की रिसिप्ट होगी, फर्स्ट रेवेन्यू सेकंड कैपिटल। देन रेवेन्यू रिसिप्ट होता है डू नॉट क्रिएट एनी करस्पॉन्डिंग लायबिलिटीज टू गवर्नमेंट। ऐसी रिसिप्ट जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है मार्केट से, इंस्टीट्यूशन से, पब्लिक से, तो एटलीस्ट उससे गवर्नमेंट की किसी स्टाइल की कोई लायबिलिटीज जो है वो क्रिएट नहीं होती है। ये रेवेन्यू जब गवर्नमेंट ने मार्केट से कलेक्ट की तो गवर्नमेंट को कलेक्ट करने के पीछे किसी प्रकार का कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो कोई भी लायबिलिटीज जो है वो क्रिएट नहीं होती है गवर्नमेंट की। एंड डू नॉट कॉजेज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के जो एसेट्स होती है एटलीस्ट उसमें भी किसी स्टाइल का कोई भी रिडक्शन इसमें नहीं आता है। गवर्नमेंट की जो एसेट्स होती है वो एज इट इज ही रहती है। तो ऐसी जो रेवेन्यू होती है दिस इज नॉन एज रेवेन्यू रिसिप्ट। उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट के नाम से जानते हैं, जिसको कलेक्ट करने के पीछे गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटीज क्रिएट नहीं करनी पड़ती, किसको बाद में पे करना पड़ेगा या ये मुझसे लेने आ जाएगा ये वो भी। और यह गवर्नमेंट के पास जो एसेट्स थी एटलीस्ट उसका कोई रिडक्शन नहीं हो कि गवर्नमेंट को एसेट्स को सेल करके इस स्टाइल की रेवेन्यू को कलेक्ट नहीं करना पड़ता है। तो ये जो दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कि लायबिलिटीज भी क्रिएट नहीं हो और एसेट्स भी रिडक्शन नहीं हो, देन दिस टाइप ऑफ रेवेन्यू इज नॉन एज रिसिप्ट रेवेन्यू। अब होता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। देन सबसे पहले टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल। तो गवर्नमेंट जो है वो टू टाइप से जो है रेवेन्यू रिसिप्ट को कलेक्ट करती है। फर्स्ट होती है टैक्स इम्पोज कर करके कि जो भी पब्लिक है उस पर टैक्स जो है वो लगाए जाते हैं। टैक्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू कि जिसमें टैक्सेबल तो अलग हो गई और नॉन टैक्स रेवेन्यू में कि आप जो गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज का यूटिलाइजेशन करते हो तो आप गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पे करते हो, तो दिस इज इंक्लूडेड नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्सेबल जो होता है वो एक कंपलसरी पेमेंट होता है जिसपे भी ये इम्पोज किया जाता है, एटलीस्ट उसके लिए इसका पेमेंट करना कंपलसरी होता है। इनकी रेट्स चेंज होती है अकॉर्डिंग टू जो होता है वो लीगल रिक्वायरमेंट, लॉज के अकॉर्डिंग आपको ये पे करना पड़ता है। देन टाइप्स ऑफ टैक्स में क्या होता है कि सबसे फर्स्ट इट में भी पॉसिबल कि हमारी कंट्री में प्रोग्रेसिव टैक्स का स्ट्रक्चर हो। प्रोग्रेसिव टैक्स का स्ट्रक्चर्स का मीनिंग होता है कि एज वेल एज द इनकम लेवल विल इंक्रीज दैट अमाउंट ऑफ टैक्स विल आल्सो इंक्रीज। कि अगर आपके इनकम का लेवल हाई होता जा रहा है 10,000 के बाद जैसे आप 20 पर आ गए, 20 से आप 50 पे आ गए, 50 से लाख, ऐसा अगर आपका इनकम का लेवल इंक्रीज होता गया तो आपकी टैक्स की इनकम भी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर में जो बर्डन होती है वो रिचर पर जो होती है वो ग्रेटर होती है इन कंपैरिजन देन पुअर। पुअर पर इसमें किसी स्टाइल की कोई भी बर्डन नहीं होती है। अब रिचर में भी जो ज़्यादा रिचर होगा, रिचेस्ट होगा उस पर हाई, रिचर पे उससे लो, और जो है नॉर्मल पे नॉर्मल कैटेगरी की। तो इसकी जो टैक्स की जो रेट्स होती है वो जैसे जैसे एज वेल एज योर इनकम लेवल इज इंक्रीज द टैक्स रेट इज ऑल्सो इंक्रीज। तो ये सेट जो होगा टैक्स वो प्रोग्रेसिव होगा, वेलफेयर को इंक्रीज करेगा, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करेगा। और इंडिया में जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम ही जो है वो अभी रिसेंट टाइम में चल रहा है यहाँ पर, और इनको उसी से सब्सिडी की फैसिलिटी दी जाती है। उसके बाद होता है रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। तो रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है कि बर्डन इक्वल होती है कि आपकी भी इनकम, रिचर की भी इनकम हो गई 1 लाख और पुअर की इनकम हो गई 1000,
देन 10% दोनों को पे करना पड़ेगा। ये जो है इसका 10% पे करेगा, ये जो है वो इसका 10% करेगा। तो इसके थ्रू जो 100 रुपीज़ दिए जाते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो इसके लिए ज़्यादा होती है। मार्जिनल यूटिलिटी जो पुअर के लिए मनी की वो ज़्यादा होती है, जबकि इसके लिए इतनी नहीं होती। इसमें टैक्स की जो रेट होती है वो 10% रखी, तो इसको 1 लाख या 10 लाख का 10% देना है, इसको 1000 का 10% देना है। तो इस पर जो बर्डन हो रही है, टैक्स की रेट तो सेम लग रही है पर इस पर बर्डन ज़्यादा होगी। तो रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, ग्रेटर रियल बर्डन ऑन पुअर, पुअर पर जो बर्डन होगी उसकी शिफ्टिंग जो होगी वो ज़्यादा होगी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज कंट्री में जो है इससे क्रिएट हो जाएगी और हो सकता है डिससेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो हमारी इकोनॉमी में इससे थोड़ा सा हाई हो जाए। तो ये जो था हमारा प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स था। नेक्स्ट आता है वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड जो टैक्स होता है वो इम्पोज किया जाता है प्रोडक्शन पे। वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है जो प्रोडक्शन करते हैं उस पर किया जाता है, कमोडिटीज पे जो इस टैक्स को इम्पोज किया जाता है। तो इसको इम्पोज किया जाएगा वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन की, जो हर स्टेज होगी आपके प्रोडक्शंस की, वहाँ होगा कि टिम्बर वाले ने टिम्बर का प्रोडक्शन किया, फर्नीचर वाले ने फर्नीचर किया, सोफा वाले ने सोफे का, अलग अलग स्टाइल से जो होगा ये टैक्स इम्पोज किया जाएगा। बट इसमें आप क्या कर सकते हो, आपने जो इंटरमीडिएट गुड्स जो है आपने यूज़ किया है एटलीस्ट आप उसको लेस कर करके आगे की अमाउंट को शो कर सकते हो, क्योंकि पहले वाला टैक्स आपसे पहले वाली पार्टी ने पे कर दिया है। तो वैल्यू एडेड टैक्स होता है कि आपने उसमें कितनी वैल्यू ऐड करी है, जितनी वैल्यू आपने ऐड करी है एटलीस्ट आप उस पर टैक्स पे कर दीजिए। तो इसमें टैक्स क्या होता है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, और जिसने वैल्यू उस कमोडिटी में उस प्रोडक्ट में अगर लोअर ऐड करी है तो उसको लोअर टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। उसके बाद आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। दीज आर अगेन द 2 टाइप्स ऑफ टैक्स। सब जानते हैं आप, डायरेक्ट टैक्स वो होता है कि जिस पर इम्पोज किया जाता है उसी पर इसकी जो है वो बर्डन होती है, इसकी शिफ्टिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। यही मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपको बता देती हूँ कि डायरेक्ट टैक्स वो होता है एटलीस्ट इसको जिस पे इम्पोज किया जाता है उस पर ही इसकी रियल बर्डन होती है, इस बर्डन को वो शिफ्ट नहीं कर सकता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है कि इस पर इसको इम्पोज तो किसी और पे किया जाता है परंतु उसकी बर्डन जो होती है वो आगे शिफ्ट हो सकती है। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो डायरेक्ट होने की वजह से डिससेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट इनडायरेक्ट टैक्स में जो है आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने कब टैक्स पे किया, एज यू यूज द कमोडिटी यू पे द टैक्स। तो इसमें क्या होता है कि टैक्स की जो शिफ्टिंग होती है वो लोअर हो जाने की वजह से किसी स्टाइल का जो है वो डिससेटिस्फेक्शन नहीं होता। लेकिन डायरेक्ट टैक्स से जो रेवेन्यू कलेक्ट होती है वो हाई अमाउंट में होती है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स से जो रेवेन्यू कलेक्ट होती है वो बहुत लोअर होती है। तो ये जो है वो पावरफुल सोर्सेज है और ये थोड़ा सेकेंडरी सोर्सेज है हमारी गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्ट करने का। और डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, डायरेक्ट टैक्स जो होगा वो प्रोग्रेसिव होगा, जबकि ये इनडायरेक्ट टैक्स जो होगा वो रिग्रेसिव होगा, अर्थात जिसने कम कंज्यूम किया वो कम पे करेगा, जिसने ज़्यादा कंज्यूम किया वो उसमें ज़्यादा करेगा। और यहाँ क्या होता है कि आपकी इनकम हाई तो आपको पे ज़्यादा करना पड़ेगा, और आपकी इनकम लो उस तो आपको इनकम अगर लो तो आपको लो पे करना पड़ेगा। रिग्रेसिव में होता है कि अगर आपने कम कंज्यूम किया तो आप ज़्यादा पे करते हो और आपने बहुत बड़ा कंज्यूम किया तो आप लोअर पे करते हो। तो ये जो होता है इसको इम्पोज कर करके इसको पेड जो है वो अदर पर्सन द्वारा किया जाता है। इट मीन्स इम्पोज किसी और पर किया जाता है और पे किसी और पर किया जाता है। रिसेंट टाइम में जो जीएसटी है वो इसका लेटेस्ट जो है वो एग्जाम्पल है। अब ये तो थी आपकी टैक्सेबल इनकम। अब आ जाती है नॉन टैक्सेबल रिसिप्ट की। रेवेन्यू को भी हमने 2 टाइप्स में बांटा था, टैक्सेबल। तो टैक्सेबल में आपके प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, वैल्यू एडेड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में वो होता है कि यहाँ गवर्नमेंट आप पर डायरेक्टली कुछ भी इम्पोज नहीं कर रही है। आपने जितनी सर्विसेज गवर्नमेंट की यूज की, जिस सेक्टर में आप गवर्नमेंट के में गए वहीं आप सेल्फ जो है वो पे करके आए हो अपनी इच्छा से। आपको गवर्नमेंट नहीं कह रही है कि वो, पर वो लीगली है अकॉर्डिंग टू जो है वो जो भी लीगल ऑर्डर जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वो पे करना पड़ेगा अगर आपने गवर्नमेंट की उस सर्विस को जो है वो यूज किया है। तो नॉन टैक्सेबल जो रिसिप्ट होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। फर्स्ट है फीस, जैसे पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट फॉर सर्विसेज दैट इट रेंडर्स, कि ऐसी सर्विसेज जो है आपने गवर्नमेंट की यूज़ की है, तो आपने अगर गवर्नमेंट की कुछ सर्विसेज को यूज़ किया है तो आप उसको है जो फीस पे कर करके आ जाते हो। फॉर एग्जांपल आपने गवर्नमेंट की लैंड परचेज करी है तो लैंड रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको देना पड़ेगा। आपने रेलवे से जर्नी करी है
तो रेलवे के रजिस्ट्रेशन का पे करेगा। आपके यहाँ किसी की डेथ हो गई तो डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पे करेगा। मैरिज तो मैरिज सर्टिफिकेट के लिए, बर्थ तो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, पासपोर्ट बनाना देन पासपोर्ट के लिए। तो ये सर्विसेज आप सेल्फ कंज्यूम कर रहे हो, और जब आप सेल्फ कंज्यूम कर रहे हो तो आपको इसको गवर्नमेंट को पे करना होता है। नेक्स्ट होता है फाइन। तो फाइन का जो पेमेंट होता है मेड बाय द लॉ मेकर्स। ये फाइन जो है वो आपने अगर किसी लॉ और ऑर्डर को फॉलो नहीं किया है तो आपको गवर्नमेंट को उसका फाइन पे करना पड़ेगा। एक स्टाइल से ये एक पनिशमेंट होता है, और ये पनिशमेंट जो होता है वो लीगल होता है। जैसे सपोज कीजिए कि आप बाइक पर है और बाइक पर 2 की जगह 3 है तो पे कर दीजिए आप। अगर आप 2 ही हैं और आपने हेलमेट का यूज़ नहीं किया तो पे कर दीजिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो पे कर दीजिए। तो ये जो होता है फाइन जो होता है वो गवर्नमेंट तब लेती है जब आपने लॉ और ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, और ये भी पे किया ही जाता है, कंपलसरी होता है। उसके बाद होता है एस्टेट। तो ये वो प्रॉपर्टी होती है लेफ्ट बाय पीपल विदाउट एनी लीगल हेयर, कि अगर कोई पर्सन ऐसा होता है कि बिना अपने किसी उत्तराधिकारी को नियुक्त किए बिना ही मर जाता है और उसकी प्रॉपर्टी एज इट इज रहता है और उसकी प्रॉपर्टी पर किसी स्टाइल का कोई क्लेम ही नहीं आता लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, तो गवर्नमेंट ऐसी प्रॉपर्टी को जो है वो सेल्फ ओवरटेक कर लेती है और वो बाद में कुछ समय बाद गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी से जो भी इनकम जनरेट होगी एटलीस्ट वो गवर्नमेंट की इनकम का एक सोर्सेज होगी। और इंडिया में ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग होते हैं जो बिना जो है लीगल हायर जो अपॉइंट किए बिना ही जो है इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्पेशल असेसमेंट। तो स्पेशल असेसमेंट जो होता है वो प्रॉपर्टी वैल्यू अगर आपकी कुछ अप्रिशिएट हो गई किसी वजह से, ये पेमेंट वो होता है कि अगर आपकी कहीं कोई प्रॉपर्टी है और अचानक उसकी वैल्यू में चेंजेस आ गया। चेंजेस क्यों आया? क्योंकि गवर्नमेंट का कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो आपके प्लॉट के पास से निकल रहा है, आपकी शॉप के पास से निकल रहा है। जैसे हाईवे निकल रहा है तो आपके प्लॉट के प्राइस हाई हो गए। अगर कोई कैनल हो गई आपके प्लॉट के प्राइस हाई हो गए। कोई बड़ा शॉपिंग मॉल हो गया आपके प्रोजेक्ट के जो है आपके प्राइस हाई हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट की ऐसी डेवलपमेंट एक्टिविटी के बिहाफ पे अगर आपकी एसेट्स के प्राइस में कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाता है तो गवर्नमेंट आपसे कुछ परसेंट जो है वो लेती है पेमेंट। तो ऐसा पेमेंट जो होता है वो स्पेशल असेसमेंट जो है वो कहलाता है और ये गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस की। गवर्नमेंट के बहुत से जो है वो पब्लिक सेक्टर्स की यूनिट्स होती है, तो इन पीएसयू से जो भी इनकम जनरेट होती है वो भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू का एक सोर्सेज होती है। तो गवर्नमेंट के जैसे डिफरेंट टाइप्स के अपने जो है जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, ऑयल है, अपना ये केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्लांट है, स्टील प्लांट्स है। तो गवर्नमेंट की जितनी भी जो एंटरप्राइजेज जो गवर्नमेंट के सेल्फ जिनके शेयर के ओनरशिप गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट को उनसे जो अर्निंग होगी एटलीस्ट वो भी इनकम का सोर्सेज होगी। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम्स, कि अगर गवर्नमेंट जैसे किसी स्टाइल के किसी स्पेक्ट्रम को सेल करती है तो उनको सेल करने के बिहाफ पे भी जो इनकम आती है वो भी गवर्नमेंट की इनकम का एक सोर्स होती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने 2G 3G इसको सेल किया है तो सेल करने के बिहाफ पे जो इनकम उससे जनरेट होती है एटलीस्ट वो भी गवर्नमेंट की इसका होगी। नेक्स्ट आता है ग्रांट एंड डोनेशन। दिस रिसेंट टाइम्स में जो है कोरोना वायरस से सफरिंग है कंट्री ऑल वर्ल्ड, आप कुछ भी कह लीजिए। तो ये जो होती है डिफरेंट टाइप्स के पर्सन ने आप इंडिया में देखिए कहाँ से कहाँ तक टॉप टू बॉटम जो है सबने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो इस स्टाइल की डोनेशन जो जाती है गवर्नमेंट को एटलीस्ट वो भी उसका कोई क्लेम नहीं है, किसी स्टाइल की कोई भी एसेट्स में रिडक्शन नहीं है और सबने जो एसेट्स जो डोनेशन गवर्नमेंट को दी है एटलीस्ट वो भी गवर्नमेंट की अर्निंग का एक सोर्सेज होता है। तो जब कभी भी इस स्टाइल की कोई नेचुरल क्लेमिटीज आती है, इस स्टाइल्स की कोई जो है डिजीज क्रिएट हो जाती है या कहीं भी कोई क्रिटिकल कंडीशन अगर गवर्नमेंट की हो जाती है तो प्राइवेट सेक्टर से ऑल ओवर द वर्ल्ड NRIs इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस उसके थ्रू जो ग्रांट और डोनेशन अगर हमारी गवर्नमेंट को मिलती है तो एटलीस्ट वो भी हमारी इनकम का एक सोर्सेज होती है। तो दिस इज द पॉइंट्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। नाउ कम ऑन द पॉइंट ऑफ कैपिटल एसेट्स कि रियल में हमारी यहाँ पर है कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट जो होती है अब ये भी कैपिटल रिसिप्ट जो है वो भी गवर्नमेंट की इनकम जनरेशन का एक पॉइंट है। गवर्नमेंट इसके बिहाफ पे भी इनकम जनरेट कर देती है बट इट क्रिएट लायबिलिटीज।
बट ऐसी रिसिप्ट क्या होती है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज को क्रिएट कर देती है, गवर्नमेंट की बर्डन को जो है वो इंक्रीज कर देती है और कॉजेज द रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट, और हो सकता है गवर्नमेंट की एसेट्स भी रिड्यूस हो जाए। तो ये वो होती है जो आपकी एसेट्स को तो रिड्यूस कर देती है और आपकी लाइबिलिटीज को जो है वो इंक्रीज कर देती है। तो ऐसी रिसिप्ट जो होगी विच इज नॉन एज द कैपिटल रिसिप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए कि कॉजेज ऑफ लाइबिलिटीज की आपने आरबीआई से लोन ले लिया, इनकम तो हो गई, काम कर सकते हो अभी आप, लेकिन आपकी एक लाइबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हो गई है। और रिडक्शन इन एसेट्स से सपोज कीजिए आपने किसी पब्लिक सेक्टर की किसी यूनिट्स के जो है शेयर आपने सेल कर दिए, तो अगर शेयर सेल किए तो जिस पर्सन ने इसकी ऑनरशिप ली है एटलीस्ट वो आपकी जो है वो एसेट्स रिड्यूस हो गई और उसके पास आपकी एसेट्स चली गई। तो कैपिटल रिसिप्ट में क्या होगा, गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज भी क्रिएट हो जाएगी और हो सकता है गवर्नमेंट की एसेट्स रिड्यूस हो जाए। तो इस स्टाइल के रिसिप्ट को हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट के नाम से। अब इसमें सबसे पहला है जैसे रिकवरी ऑफ लोन, कि गवर्नमेंट ने क्या किया, रिकवरी कर दी लोन की। रिकवरी ऑफ लोन की गवर्नमेंट ने लोन दे रखा था, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को ले लीजिए आप, किसी पब्लिक किसी भी सेक्टर की उसको ले लीजिए, जो गवर्नमेंट ने लोन दे रखा था, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इस लोन की रिकवरी करी और लोन को जो है वो गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। तो जब ये रिकवरी हो जाती है तो गवर्नमेंट की एसेट्स रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि पहले गवर्नमेंट के पास ये था कि मैं उस स्टेट से मांगता हूँ, वो मेरी एसेट्स है, मैं उसका यूटिलाइजेशन, उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कभी भी कर लेता हूँ, कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही इसकी रिकवरी हुई, गवर्नमेंट की जो एसेट्स है एटलीस्ट वो रिड्यूस हो गई। सेकंड आता है बोरोइंग, कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इट मे बी पॉसिबल कि गवर्नमेंट जो है वो बोरोइंग ले ले, लोन ले ले कहीं से। तो गवर्नमेंट जो लोन लेती है, बोरोइंग की जो सिचुएशन होगी कि गवर्नमेंट ने सपोज कीजिए आरबीआई से लोन लिया, किसी प्राइवेट सेक्टर से लिया, टाटा बिरला रिलायंस कहीं से भी जो है गवर्नमेंट ने लोन ले लिया। अब अगर गवर्नमेंट इस स्टाइल का लोन लेती है, अब इसमें आईएमएफ भी आ सकता है, वर्ल्ड बैंक भी आ सकता है, अदर एनआरआईज भी आ सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने जो लोन लिया तो लोन से इनकम तो जनरेट हो गई, बट क्या क्रिएट हो गई, गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटीज है एटलीस्ट वो इंक्रीज हो गई है। इसमें गवर्नमेंट को इन फ्यूचर जो है इसको विद इंटरेस्ट जो है वो पे करना ही पड़ेगा। जो अमाउंट आज ली है उस अमाउंट के साथ साथ प्लस समथिंग और कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो है गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट आता है अदर रिसिप्ट, कि सपोज कीजिए अपना तो आप कहीं से लोन लो ना रिकवरी करो, कुछ अदर रिसिप्ट्स हो गवर्नमेंट की। तो अदर रिसिप्ट्स में क्या होता है कि आपने डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन को फॉलो किया है। प्राइवेटाइजेशन में क्या होगा कि आपने अपने शेयर जो हैं वो ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र कर दी, जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट थी एटलीस्ट उसको कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, या कहीं उसका भी जो है वो कंट्रीब्यूशन ले लिया, सेमी सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में भी गवर्नमेंट की एसेट्स जो है वो गवर्नमेंट की एसेट्स का रिडक्शन हो जाएगा। तो ये जो होता है, पहला मैंने आपको बताया कि कैपिटल रिसिप्ट वो होगी जो आपकी लाइबिलिटीज को जो है वो इंक्रीज करती है और एसेट्स को रिडक्शन कर देती हो। जैसे इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने रिकवरी की, लोन कहीं दे रखा था गवर्नमेंट ने वापस लिया तो एसेट्स रिड्यूस हो गई, बोरोइंग किया तो लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई। अदर रिसिप्ट्स आपने की कि आपने शेयर सेल कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट किया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया अपनी यूनिट का, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि आपकी जो है वो एसेट्स रिड्यूस हो जाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट।